हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पूजा एकेडमी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है पूजा एकेडमी के चैनल पर। ठीक है बच्चों, फिर से स्वागत है सुनील सर की क्लास में। ठीक है बच्चों, तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो में बने रहना और कमेंट में लिखना कि आप लोगों को और क्या क्या चीज आगे चाहिए मेरी वीडियोस में। ओके बच्चों, तो चलते हैं। आज का टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। पहले हम सिंपल तरीके से समझते हैं ये है क्या चीज। मैंने आप लोगों को लेक्चर 1 लेक्चर 2 में समझाया था कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या क्या चीजें होती हैं। कहने का मतलब है पहले से कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म है जो कि पहले से कोई पार्टनर चला रहे थे, एक नया बंदा इंक्लूड हुआ था, तो इसी प्रोसेस को हमने समझा था कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कैसे होता है। और इनके बारे में मैंने लेक्चर 1 और 2 में 2 टॉपिक कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आज के टॉपिक के हिसाब से हम समझते हैं कि ये कह क्या रहा है। सबसे पहले मैं ये जरूर जानना चाहिए कि कह क्या रहा है ये टॉपिक। कह ये रहा है, बहुत सिंपल कह रहा है कि भाई मान लो 2 पार्टनर हैं। इमेजिन करना कि 2 पार्टनर हैं और वो 2 पार्टनर पिछले 5 साल से अपना बिजनेस रन कर रहे थे। ठीक है, और एक नया पार्टनर अब उसके फर्म में इंक्लूड हो रहा है, एडमिट हो रहा है उस फर्म के अंदर। तो सबसे पहली बात, जब 5 साल से वो फर्म चला रहे थे तो फर्म तो बिना एसेट्स के चलता नहीं है ना भाई। तो फर्म चलाने के लिए उन्होंने एसेट्स खरीदा होगा। ठीक है, मान लो 5 साल पहले उन्होंने कहीं पे एक जमीन खरीदी थी 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए की जब उन्होंने जमीन खरीदी थी, तो क्या आज जब नया पार्टनर आ रहा है तो क्या आज भी उस जमीन की कीमत 5 लाख रुपए ही होगी? नहीं। आप लोगों को पता है जमीन की कीमत बढ़ती है, या हो सकता है ऐसी जगह जमीन खरीदी हो जहां पे वैल्यू घट रही हो। तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ भी सकती है और या घट भी सकती है। समझ में आ रही बात? तो वो जो बढ़ी हुई वैल्यू होगी, मान लो मैं इमेजिन करता हूं 5 लाख वाली लैंड की वैल्यू जो है वो 7 लाख हो गई है। तो कितने से इंक्रीज हो गई है? 2 लाख से इंक्रीज हो गई है। हो गई ना 2 लाख से इंक्रीज। तो क्या जो नया पार्टनर आ रहा है उस 2 लाख में से उस नए पार्टनर को भी दे देंगे क्या पुराने पार्टनर? नहीं। आप सभी जानते हो नहीं देगा कोई भी। बोलेगा भाई 5 साल पहले तो हमने ली थी ना जमीन, और तू आके अभी मक्खन चाट लेगा क्या? है ना, मक्खन तो बाद में चाटेगा ना, जब से तू पैसे देगा, जब फर्म में आ जाएगा उसके बाद कुछ काम करेगा तब ना मक्खन चाटेगा। पहले जो उन्होंने काम किए हुए हैं उसमें थोड़ी ना मक्खन चटा देंगे उसको भी कि ले भाई तू भी चाट ले उसमें से, नहीं ना। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, यही हम समझेंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो जरा ध्यान देना भाई। यानी ये क्या कहता है, इसके अंदर बच्चों हम जो अकाउंट मेंटेन करेंगे उसको बोलेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का बेसिक फंडा क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या कहता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट कहता है बच्चों, सबसे पहली बात एक माइंड में फिट रखना क्या, कि ये अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो चैप्टर आएगा ना उसमें भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो क्यों ना भाई हम आज ही समझ लें। जब हम आज समझ लेंगे तो अगले चैप्टर में और आसान हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये आप ध्यान से समझते रहना। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या कहता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट ये कहता है कि जो असेट्स और लायबिलिटीज की, जब असेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यू की गई, रीवैल्यू या रीअसेस किया गया, इसे रीअसेस का मतलब जब लायबिलिटीज की वैल्यू हम देखते हैं ना एडमिशन के समय में, लायबिलिटीज की वैल्यू को रीअसेस कहते हैं। मतलब अब कितनी अमाउंट पेमेंट करनी है हमें। ठीक है, तो रीवैल्यू करते हैं या रीअसेस करते हैं असेट्स और लायबिलिटीज की, तो इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो फर्म के लिए क्या होगा? वो फर्म के लिए प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। और ये रीअसेस क्यों कर रहे होते हैं भाई? ये रीवैल्यू क्यों कर रहे होते हैं? कब कर रहे होते हैं? ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बच्चों, जरूरी नहीं है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की केस में कर रहे हो, किसी की डेथ हो रही हो या कोई रिटायर हो रहा हो तो भी हम रीवैल्यूएशन करते हैं। समझ में आ रही बात? क्योंकि मैं एडमिशन करा रहा हूं इसलिए मैंने एडमिशन लिखा है। चाहे डेथ भी हो रही हो, किसी पार्टनर की डेथ हुई है, उस समय क्या वैल्यू होगी एसेट्स की या लायबिलिटीज की, तो भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। या फिर रिटायर हो रहा हो कोई पार्टनर तो उस समय क्या वैल्यू है उसकी, तो भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये जो डिफरेंस आता है ना, ये प्रॉफिट और लॉस निकल के आता है। और ये प्रॉफिट और लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स, ये माइंड में फिट कर लेना कि यहां जो डिफरेंस आएगा, यहां जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो किसका होगा? पुराने पार्टनर का, क्योंकि नए पार्टनर को भी मक्खन चाटनी नहीं देंगे पिछले वाला। समझ में आ रही बात? ये ध्यान रखना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है
या लॉस हुआ होगा तो नया पार्टनर नहीं आकर लॉस को भरेगा उसे कि भाई ठीक है यार कोई बात नहीं, तुम्हारा लॉस हुआ मैं भर देता हूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये चीज ओल्ड पार्टनर में बढ़ता है, वो भी इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, ये ध्यान रखना भाई, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है, अब एक चीज याद रखना, आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैंने थोड़ा जल्दी में रब कर दिया है। ठीक है, तो इसको भी रब कर देता हूं, थोड़ा स्पेस मुझे मिल जाएगा। तो इसका बेसिक फंडा क्या कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का? इसका बेसिक फंडा ये कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का कि इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट बोले तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे या लॉसेज होंगे वो क्या होता है? डेबिट। और जितने भी इनकम और गेन होते हैं, इनकम और गेन जो होते हैं वो क्या होता है? क्रेडिट। यानी बच्चों आपको याद रखना है इस अकाउंट के अंदर कि जब भी आपको लगेगा ना कि नुकसान हो रहा है, डेबिट में लिख देना, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में डाल देना। जब भी आपको पता लगेगा फायदा हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में डाल देना। समझ में आ रही बात? ये याद रखना। ठीक है, तो क्या फायदा क्या नुकसान, जैसे मैं यहां पे जर्नल एंट्री ले रहा हूं मैं, अब बहुत आराम से बहुत बढ़िया तरीके से समझ जाओगे, ऐसा लगा हलवा है, हलवा की तरह कर दोगे। ठीक है ना, जर्नल एंट्री में आते हैं। सबसे पहली बात, मान लो असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन असेट्स। थोड़ा इमेजिन करो, यदि असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, है ना, यदि किसी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपको फायदा होगा या नुकसान? फायदा होगा। असेट्स की वैल्यू इंक्रीज है ना, फायदा होगा। तो फायदा होगा तो कहां लिखना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट को कहां लिखना है? क्रेडिट में, यानी रिवैल्यूएशन क्रेडिट में जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होगा वो मेरा क्रेडिट में जाएगा और असेट्स अकाउंट डेबिट। मैं यहां पे सन्ड्री एसेट्स लिख देता हूं, यानी जो भी एसेट्स का नाम होगा, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी एसेट्स होंगे यदि बढ़ रहे होंगे तो डेबिट में डाल दिया और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। इसी तरीके से हम आते हैं सेकंड पॉइंट में, डिक्रीज इन असेट्स। डिक्रीज इन असेट्स, जो बच्चा ना एक फंडा याद रखता है ना, नुकसान हो रहा है डेबिट में, फायदा हो रहा है क्रेडिट में रिवैल्यूएशन को, बस ये ध्यान रखोगे, आराम से कर लोगे। ठीक है, तो डिक्रीज हो रहा है असेट्स, असेट्स यदि डिक्रीज होगा तो आपको क्या हो रहा होगा? नुकसान। इसलिए आप क्या करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और आपको पता है असेट्स कम होता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, टू असेट्स अकाउंट। ओके, इसी तरीके से थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इंक्रीज इन लायबिलिटीज। इंक्रीज इन लायबिलिटीज, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, इंक्रीज इन लायबिलिटीज मैंने लायबिलिटीज आपकी बढ़ गई। मान लो आपके फर्म की लायबिलिटीज बढ़ रही है तो भाई फायदा होगा क्या? आपका कर्जा बढ़ रहा है, फायदा हो जाएगा? नहीं सर, नुकसान होगा। ठीक है, लायबिलिटीज कर्जा बढ़ रहा है, क्या होगा भाई? नुकसान होगा ना। तो लायबिलिटीज बढ़ रही है तो नुकसान होगा, इसका मतलब इसकी भी एंट्री क्या होगी हमारी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि कभी भी हमें नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। जो भी लायबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो रही होगी, लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट साइड में इंक्रीज होती है, इसलिए लायबिलिटीज को क्रेडिट में लिखा है और रिवैल्यूएशन को डेबिट में है। ठीक है भाई, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, डिक्रीज इन लायबिलिटीज। डिक्रीज इन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज आपकी क्या हो रही है भैया? डिक्रीज हो रही है। सोच के देखो, कर्जा कम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, कर्जा कम हो रहा है, फायदा होगा। ठीक है, कर्जा कम हो रहा है, इसका मतलब फायदा हो रहा है, यानी लायबिलिटीज आपकी कम हो रही है, लायबिलिटीज डेबिट साइड में कम होती है, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा? क्रेडिट। क्लियर हो गई बात? आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, इसी तरीके से अनरिकॉर्डेड असेट्स है। मान लो कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है भाई, एक ऐसा असेट्स जिसके बारे में हमें पहले से पता नहीं था, फर्म के बुक में बैलेंस शीट में वो असेट्स लिखा नहीं था, बाद में हमें याद आया, जिस दिन सी आया ना उस दिन अब याद आया भाई यार एक टाइपराइटर भी था हमारे पास, अबे यार एक असेट्स ये भी था जो कि हमने फर्म में लिखा ही नहीं था, अब तो ये आ गया, अब हमें याद आ रहा है तो हम उस समय ही बांट लेंगे ना, नहीं तो वो आ जाएगा उसके बाद लिख देंगे तो वो भी मांगेगा ना भाई मेरे को भी दे। समझ में आ रही बात? क्योंकि राइट्स होते हैं ना, नया पार्टनर जब इंक्लूड हो जाता है फर्म के अंदर तो उसके राइट्स होते हैं, असेट्स में भी उसका राइट्स हो जाता है, प्रॉफिट में भी उसका राइट्स हो जाता है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने समझा रखा, फर्स्ट लेक्चर भी देख लेना, सेकंड भी देख लेना, सारे लेक्चर देखोगे बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। अब आते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स से क्या हो जाएगा भाई? फर्म को फायदा हो जाएगा, बाद में पता लगा फायदा हो गया, यानी क्या लिखोगे? अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट,
अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। फायदा हो रहा है ना, रीवैल्यूएशन क्रेडिट में जाएगा, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, 6 पॉइंट पे आ जाते हैं। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज बच्चों साथ के साथ नोट करते जाना, बहुत मजा आएगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, कोई लाइबिलिटीज है जो बाद में हमें पता लगा, बाद में आया यार उसकी तो सैलरी देना रह गया है, बाद में याद आया अबे यार एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बचा हुआ है, इसको तो हमने फॉर्म में लिखा ही नहीं, बाद में पता लगा, नुकसान तो होगा। इसलिए इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अकाउंट। अरे मेरे बच्चों को ना बहुत बढ़िया से समझ में आता है, बहुत बढ़िया समझ रहे होंगे। ठीक है, अब याद रखना बच्चों, फोकस करने वाली बात कुछ चीजें और है, जरा ध्यान देना। हमेशा याद रखना उस अमाउंट से एंट्री करना जितने से बढ़ रहा होगा या जितने से कम हो रहा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं ताकि बच्चों में क्लियरली आपको समझा पाऊं। जैसे मान लो मेरे पास एक फर्नीचर था, पहले फर्नीचर की जो बुक वैल्यू है ₹50,000। बच्चों मैं अभी क्वेश्चन भी लूंगा, लेकिन अभी जो पॉइंट समझाना चाहता हूं समझते रहना। ठीक है, एक फर्नीचर की बुक वैल्यू 50,000 थी, नाउ वैल्यूड एट ₹60,000। पहले एक फर्नीचर की वैल्यू 50,000 थी बुक वैल्यू, लेकिन अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 60,000। तो कोई भी बता देगा कि पहले 50 थी अब 60 हो गई, तो कितने से इंक्रीज हुई है ना भाई? कितने से इंक्रीज हुई है? 10,000 से इंक्रीज हुई है। तो भैया 10,000 से इंक्रीज हुई है ना, और तो आपका असेट्स इंक्रीज हो रहा है। सोच के देखो, असेट्स इंक्रीज हुआ है तो क्या हुआ? असेट्स इंक्रीज हुआ, इसका मतलब फर्म को हो गया फायदा, तो फर्म को हो गया फायदा तो रिवैल्यूएशन होगा। क्रेडिट में इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी हमारी? उसकी जनरल एंट्री बनेगी हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और अमाउंट कौन सा लेंगे भाई? अमाउंट लेंगे जितने से इंक्रीज हुई है। आप माइंड में फिट रखना, अमाउंट वो लेना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितने से इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। आप 60,000 वैल्यू मत ले जाना, पहले 50 थी अब 60 हो गई, यानी 10,000 से इंक्रीज हुई है। कई बार क्या होता है बच्चों, ये बहुत छोटी चीज है, कई लोगों को लगा क्या सर इतनी छोटी चीज में क्या दिमाग नहीं है क्या? नहीं, कई बार क्या होता है बहुत छोटी चीजें होती है, लेकिन हम एग्जाम में ना गलत कर देते हैं, छोटे छोटे पॉइंट ना गलत कर देते हैं, इसलिए मार्क्स हमारे कम आते हैं। ध्यान रखना, जब टीचर कुछ समझा रहा होता है ना तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा होता है कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जितनी वैल्यू से बढ़ रही होगी या जितने वैल्यू से कम हो रही होगी वो वैल्यू लेनी है आपको। ओके, ठीक है भाई। तो ये तो हमने पढ़ा, यहाँ पे जनरल एंट्री समझा बच्चों। यदि मैं इसी चीज को लेजर में बनाऊं, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट जब लेंगे हम, मैं इसको रब कर दूं क्या बच्चों? इसको रब कर देता हूं इधर, ताकि मैं थोड़ा सा और आपको अच्छे से बता पाऊं। तो मैं यहां पे आता हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, यानी जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं ना तो इस चीज को फोकस करना आप, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट लिख देता हूं, चलो पर्टिकुलर अमाउंट लिख देता हूं यार, लिखने से क्या है, क्या हो गया? ठीक है ना, लिख दिया मैंने। तो पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि असेट्स यदि इंक्रीज होगा तो आपको फायदा होगा, यानी आपको इंक्रीज इन असेट्स वाला पॉइंट आपको क्रेडिट साइड में लेना है। इसी तरह डिक्रीज इन असेट्स डेबिट साइड में लेना है। पहले मैंने आप लोगों को जनरल एंट्री बताया, फिर मैं बता रहा हूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे जाता है ये। फिर इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, कॉमन सेंस की बात है, लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज होगी तो आपको नुकसान होगा, डेबिट में डाल देना। डिक्रीज इन लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड में, क्योंकि लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है तो क्या होता है भाई? फायदा हो रहा होता है, इधर ले लेंगे। इसी तरह अनरिकॉर्डेड असेट्स से फायदा होगा, इधर ले लेंगे। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज इधर ले लेंगे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज इधर ले लेंगे। और इसके बाद जब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो ध्यान रखना, मान लो यहां का टोटल ज्यादा आ रहा है और इधर का टोटल कम आ रहा है, तो इधर जो बैलेंसिंग आएगी बच्चों वो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, खुल के लिख दे रहा हूं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं एज्यूम करता हूं कि मेरे ओल्ड पार्टनर ए और बी थे, सी एक नया पार्टनर था,
तो असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू के कारण जो फायदा हुआ है ना वो ए और बी में बटेगा, यानी ओल्ड पार्टनर में बटेगा, वो भी किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। तो मैं यहाँ पे जो भी आएगा वो किस में बांट दूंगा, ए में और बी में, वो भी किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। और मान लो यहाँ का टोटल ज्यादा आ रहा है और इस साइड का टोटल कम आ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा मेरा, लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको पता है ए और बी से हम यहां दिखा देंगे। मैंने एज्यूम क्या हुआ कि ए बी ओल्ड पार्टनर थे, वो भी ओल्ड रेशियो में, तो दोनों में से कोई एक चीज होगा, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। यानी यहां से मुझे ये पता लग रहा है, जरा ध्यान देना, यहां पे पहले मैंने जनरल एंट्री कराया था, देखो इंक्रीज इन असेट्स, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा था, असेट्स डेबिट हो रहा था। तुम ध्यान से देखो, इंक्रीज इन असेट्स क्रेडिट साइड में, इंक्रीज इन असेट्स क्रेडिट साइड में। इसी तरह डिक्रीज इन असेट्स नुकसान हो गया, इधर लेना है, ठीक है। इंक्रीज इन लायबिलिटीज, ठीक है, इंक्रीज इन लायबिलिटीज नुकसान हो गया, इसलिए इंक्रीज इन लायबिलिटीज जो भी अमाउंट होगा डेबिट में लेना है आपको। रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, देखो रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट होने का मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने तो क्रेडिट में भेजेंगे, ये डेबिट हो रहा है तो डेबिट में भेजेंगे। समझ में आ रही बात। डिक्रीज इन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज कम होगी तो आपको क्या हो रहा होगा, फायदा हो रहा होगा, तो फायदा हो रहा है तो कहाँ लेंगे, क्रेडिट साइड में ले लेंगे। इसी तरह अनरिकॉर्ड एसेट से फायदा हो रहा है, क्रेडिट में ले लिया, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी से नुकसान हो रहा है, डेबिट में ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से प्रॉफिट और लॉस की जनरल एंट्री लिख दे रहा हूं यहां पे मैं, यानी जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा मेरा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी हमारी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों, पता भी होगा, ठीक है। मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी समझाया था, मैंने तुम्हें सॉरी सेकंड चैप्टर में समझाया था कि जो प्रॉफिट बांटते हैं पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जाता है, जो चीज़ें पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाती है वो कैपिटल के क्रेडिट में जाता है, तो प्रॉफिट तो इंक्रीज करेगी ना कैपिटल को, तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको ऐसे बांटना है प्रॉफिट को, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ए और बी लिया हुआ ना, तो क्या लिखेंगे बताओ, जो भी प्रॉफिट होगा क्या लिखेंगे उसको, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। अरे मेरे बच्चे बहुत समझदार होते हैं, समझ जाते हैं एकदम, ठीक है, इस तरह से कर देंगे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है। ये हो गया, तो ये प्रॉफिट का हो गया। इसी तरह रिवैल्यूएशन लॉस जो होगा, रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री क्या होगी हमारी, क्या कह रहे हो सर, मैं आ गया समझ में, क्या होगा, लॉस की एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब मैं लेता हूं बच्चों क्वेश्चन लेता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है, जिससे आप लोगों को पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। और याद रखना बच्चों, आप लोगों को ना स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो बच्चों, ठीक है। तो स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, वैसे तो इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 39 है, आप लोग के बुक में कौन सा है वो कोई बात नहीं, आप यहाँ से क्वेश्चन देख लेना, ठीक है बच्चों। तो आप देखते हैं यहाँ पे क्या क्या रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या रखा, पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ जेड। वो लिखा है कि हमें जर्नल एंट्री पास करनी है जिस दिन जेड का एडमिशन हो रहा है एज अ पार्टनर इन द जर्नल ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई के जर्नल बुक में हमें एंट्री करनी है कब, जब जेड का एडमिशन हो रहा है। यानी कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है कि एक्स वाई ऑलरेडी पार्टनर है, जिसमें जेड एक न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट हो रहा है, ठीक है। हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3, एक्स और वाई के बीच का जो रेशियो है 2:3 का है, यानी वो लोग आपस में 2:3 में क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं। बच्चों मैं इस क्वेश्चन को जर्नल एंट्री के बाद इस क्वेश्चन को मैं एक लेजर बनाकर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाकर दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। ओके बच्चों, तो वैसे तो इस क्वेश्चन में सिर्फ जनरल एंट्री बोला है, लेकिन मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना के आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर खत्म कर दूंगा। ओके चलते हैं भाई, बहुत अच्छी बात है, अच्छा बताया सर आपने कि ऐसा भी कर दोगे आप, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या रखा है, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000,
इसके कहने का मतलब है कि फर्नीचर की जो वैल्यू है इज टू बी इंक्रीज्ड बाई पे फोकस करना। इंक्रीज्ड बाई का मतलब क्या हुआ, इतने से बढ़ गया, कितने से, 10,000 से। उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 50,000, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें मैं लिख रहा हूं कि यहां पे जो शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, यहां पे जो फर्नीचर है ना वो इंक्रीज्ड बाई हुआ है, इंक्रीज्ड बाई ₹10,000। इंक्रीज्ड बाई का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज मैंने होता बढ़ना, बाई मैंने इतने से बढ़ना, यानी 10,000 रुपए से बढ़ गया, से बढ़ना। मैं यहां लिख देता हूं, यानी 10,000 रुपए से फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था फर्नीचर की वैल्यू या किसी भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, तब जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है भाई, फायदा हो जाता है। फायदा होता है तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपको ये ध्यान रखना है, कितने से बढ़ रहा है, 10,000। मैंने आप लोगों को बताया था जिस वैल्यू से वो बढ़ रहा हो ना उससे एंट्री करनी है आपको, ठीक है। उसकी बुक वैल्यू नहीं देखना, आपको देखना है कितने से बढ़ा है या कितने से कम हुआ है, वो वैल्यू लेनी है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या रखा है भाई, सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या रखा है, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू ₹40,000। बच्चों याद रखना, शब्दों से खेलते हैं, आपको शब्दों में मतलब ढेर नहीं हो जाना, आप समझना। यहां पे लिखा है कि फर्नीचर की जो वैल्यू है ना, फर्नीचर की जो वैल्यू है इंक्रीज टू हो गया। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं बच्चों, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, ठीक है ना। इंक्रीज टू ₹40,000। देखो इंक्रीज टू का मतलब हुआ बढ़कर इतना हो गया, तो आपको बुक वैल्यू जरूर देखना होगा कि बुक वैल्यू कितनी थी इसकी बुक वैल्यू थी 20,000, बुक वैल्यू 20,000 थी। अब वो बढ़कर कितना हो गया, यहां पे लिख देता हूं मैं, बढ़कर हो जाना, यानी ये 40,000 रुपए हो गया है बढ़कर। इंक्रीज टू लिखा रहा है, इसका मतलब इतना हो गया, ये वैल्यू हो गई है, यानी रीवैल्यूएट वैल्यू दे रखी है। पहले वैल्यू कितनी थी, 20,000 थी। देखो पहले 20,000 थी, अब 40,000 होगी, तो यहां पे डिफरेंस कितने का आ रहा है। ऐसे केस में आपको डिफरेंस लेना होगा कि कितने से बढ़ा है। 40 में से आप 20,000 लेस कर दोगे तो 20,000 का आपका क्या हो गया, 20,000 का आपका क्या हो रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी हमारी, वही सर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि वैल्यू एसेट्स की बढ़ रही होती है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट में डालते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 20,000। बहुत अच्छे भाई, आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट क्या रखा है, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर हैज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू। बोला है अब क्या क्या रखा है, कहानी को ना हर तरीके से घुमा कर दे रखा है। इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मकसद यही था, क्योंकि इसमें ना सब कुछ घुमा फिरा के सब कुछ दे रखा है, तो आप लोग को एक ही क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां बोला है फर्नीचर जो है ना ब्रॉट अप टू 120%। ब्रॉट अप टू का मतलब भी इंक्रीज होता है, लेकिन बढ़कर कितना हो गया, 120% हो गया, ठीक है ना, ऑफ इट्स वैल्यू, अपने वैल्यू से 120% बढ़ गया है। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, वैल्यू देखोगे आप लोग तो आप लोगों को वैल्यू दिख रहा होगा 50,000 की वैल्यू थी, बढ़कर कितना हो गया, 120% बढ़ गया, यानी 50,000 का 120% निकालोगे तो ये 60,000 निकलेगा। बच्चों कैलकुलेट कर लेना, 60,000 आएगा, ठीक है। तो 60,000 हो गया। देखो पहले कितना था, 50, अब कितना हो गया, 60। कितने से इंक्रीज हो रहा है, 10,000 से इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रही बात। तो आपको ध्यान रखना है, ब्रॉट अप टू का भी मतलब क्या होता है, इंक्रीज टू वाला, यानी बढ़कर हो गया है, लेकिन परसेंटेज में दे रखा है बुक उस वैल्यू से, तो इसलिए मैंने इस वैल्यू का 120% निकाला, तो 60,000 उसकी वैल्यू हो गई है। पहले 50 थी, अब 60 हो गई है, तो 10,000 से इंक्रीज हुआ ना। मैंने आपको कहा है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे, जितना वैल्यू बढ़ रहा होगा या जितना कम हो रहा होगा वही लेते हैं। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या होगी, सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत बढ़िया सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना, 10,000। तो मेरे बच्चे ना समझ रहे होंगे कि 10,000 कैसे आ गया, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। बहुत बढ़िया इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे पास।
सब समझ रहे होंगे। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई है? अंडर वैल्यूड है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। बच्चों ये फोकस करना, जरा ध्यान देना भाई, ऐसे ही क्वेश्चन में घुमाते हैं, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है लेकिन हम गलत कर देते हैं एग्जाम में। बुक वैल्यू दे रखी है 18,000, यहां बोला था स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। अंडर वैल्यूड बाई का मतलब ये हुआ इतने से कम लिखा गया है, यानी हमने जब बुक में लिखा ना तो इतने से कम लिख दिया है, तो हमें ठीक करना होगा तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, अंडर वैल्यूड वाले में इंक्रीज करना होगा। आपको ये ध्यान रखना है। कहने का मतलब मैं यहां से वैल्यू निकाल लूंगा, यानी होना कितना चाहिए था, एक्चुअल वैल्यू निकालूंगा कि आखिर वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे ना सब समझ में आ जाएगा। ये जो 18,000 लिखा गया ना वो 10% कम से लिखा गया है, इसका मतलब ये 18,000 जो है ना वो 90% वाली वैल्यू गिवन है, तो आपको 100% वाली वैल्यू निकालनी है, इनटू में 100 कर देना है, यानी एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगी आपकी। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे ना तो 20,000 आ जाएगा। सर करके दिखा दो, ये रहा, ये कैंसिल आउट हो गया और यहां देखोगे 9 से 9 2 18, ये हो गया 20,000। समझ में आ रही बात? तो बुक वैल्यू 18 है, होना कितना चाहिए 20, एक्चुअल वैल्यू का मतलब इतना होना चाहिए, बुक वैल्यू कितनी है 18,000, यानी कितने से बढ़ाना पड़ेगा आपको 2,000 से बढ़ाना पड़ेगा। तो आपका यहां पे स्टॉक क्या हो रहा है, इंक्रीज करना होगा। अंडर वैल्यूड का मतलब इतना लिखा गया लेकिन लिखना इतना चाहिए था, ठीक है, तो आपको बढ़ाना है, तो बढ़ाना होगा तो क्या होगा सर, फायदा हो गया, स्टॉक फायदा दे रहा है, तो क्या लिखोगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 20,000, सॉरी 20,000 नहीं बच्चों, 20,000 में से 18,000 लेस करोगे, कितने से इंक्रीज करना होगा आपको 2,000, होना चाहिए था 20,000 कर रखा है 18,000, इसका मतलब हमें 2,000 से और क्या करना पड़ेगा, वैल्यू बढ़ानी होगी, तो 2,000 ले लोगे आप। क्लियर हो गई बात? बच्चे कह रहे हैं सर एक बार ये वाला फिर दोबारा बता दो, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रब करके ना एक्सप्लेन करके थोड़ा सा और बता देता हूं मैं इसको। मैं नहीं चाहता हूं कि थोड़ी सी भी दिक्कत आए। कई बार होता है ना हम छोटी क्लास में मैथ पढ़ के आगे नहीं पढ़ते, थोड़ी दिक्कत होती है कि सर ये बता दो तो सही एक बार। देखो अंडर वैल्यूड बाई 10% लिखा है, बुक वैल्यू ये है, आखिर इसकी वैल्यू कितनी रही होगी, मैं मान लेता हूं कि लेट एक्चुअल वैल्यू इसकी x रही होगी, एक्चुअल वैल्यू मैं मान के चलता हूं कि इसकी एक्चुअल वैल्यू x रही होगी, तो एक्चुअल वैल्यू x रही है तो 10% लेस वैल्यू है, यानी 10% लेस, यानी x का मैं यदि 90% निकालूं अंडर वैल्यूड बाई 10%, अंडर वैल्यूड बाई 10% यानी x में से मैं x का 10% लेस कर दूं तो ये मुझे वैल्यू गिवन है 18,000। समझ में आ रही बात? यानी कितना हो गया मेरा x माइनस 10 अपॉन में 100x 18,000, ये कितना हो जाएगा 100 में से 10 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 90 अपॉन में 100x। भाई एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है, बस मेरा मतलब था कि एक बार समझा दूं कि क्या है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 18,000 ऐसे देखो, ये इधर आएगा तो क्या होगा 90 नीचे आ गया, ऊपर 100 आ गया, तो इतना क्या दिमाग लगाना, ये मैंने करके दिखा दिया, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं, इतना टाइम वेस्ट मत करना। अंडर वैल्यूड बाई 10% बोल रखा है ना, तो 10% वैल्यू कम है ना, यानी इस 18,000 की वैल्यू 90 वाली गिवन है, यानी ये 18,000 जो है 10% लेस है, यानी 90% वाली, मुझे 100% वाली वैल्यू चाहिए, इनटू में 100 कर दो। क्लियर होगी बात? मान लो यहाँ पे लिखा होता है अंडर वैल्यूड बाई 20%, तो क्या होता बताओ, तब होता है 18,000 अपॉन में 80 इंटू में 100, यानी जितना अंडर वैल्यूड हो 100 में से उतना माइनस करके वो नीचे रख लेना, इंटू में 100 रख लेना, तो आपको पता लग जाएगा उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्लियर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना। अब आते हैं इसी तरीके से 5th पॉइंट पे। अब 5th पॉइंट ना मेरे बच्चे समझ जाएंगे बड़े आसानी से। लिखा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%, और उसकी बुक वैल्यू दे रखी है, बुक वैल्यू दे रखी है 22,000 की, ठीक है। अब ये ओवर वैल्यूड है ना, ओवर वैल्यूड का मतलब इतने परसेंट से ज्यादा वैल्यू, यानी हमने जब बुक में लिखा ना वो बढ़ाकर लिख रखा है,
इसका मतलब मुझे एक्चुअल वैल्यू निकालनी होगी, एक्चुअल वैल्यू निकालनी होगी ना, तो इस 22,000 को डिवाइड करूंगा 110 से, क्योंकि ओवर वैल्यूड है 10%, यानी 10% से ज्यादा लिख दिया तो 100 में 10 जोड़ दो ना भाई। जैसे अंडर वैल्यूड था तो 100 में से 10 लेस कर दिया था मैंने, 20% अंडर वैल्यूड था तो 20 लेस कर देता, तो जितना ओवर वैल्यूड बोला जाएगा 100 में उतना प्लस कर दो, नीचे लिख दो, इनटू में लगा दो 100। देखो उतना एक्स लेट करोगे टाइम वेस्ट होगा, सिंपल सा फंडा समझ लो, जितने से ओवर वैल्यूड है प्लस करके नीचे रख दो, इनटू में 100 लगा दो, ठीक है। तो आपकी यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी, जब मैं इसको कैंसल आउट करूंगा यहां पे, तो ये आ जाएगा मेरा 20,000, यानी एक्चुअल वैल्यू बनना चाहिए 20,000 और लिख रखा हमने कितना 22,000। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, होना चाहिए ये और कर रखा है ये, तो कम करोगे ना भाई, यानी ओवर वैल्यूड वाले क्वेश्चन में आपको कम करना, अपोजिट करना होगा, अंडर वैल्यूड वाले में बढ़ाना होगा, ये याद रखना, मेरे ये शब्द याद रखना, अंडर वैल्यूड वाले में बढ़ाना होगा, ओवर वैल्यूड वाले में कम करना होगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं, ऐसे भी समझ सकते हो, समझ में आ रही बात, उल्टा करना है, ठीक है। तो ओवर वैल्यूड है तो कम करना है आपको, तो यहाँ पे देखो 20 होना चाहिए, कर दिया 22, तो आपको क्या करना होगा, कम करना होगा, तो कम करोगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि स्टॉक कम हो रहा है, असेट्स कम हो रहा है तो नुकसान हो रहा है, तो क्या लिखोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है। कितने अमाउंट से, 2000 से, डिफरेंस 2000 का है तो 2000 से, आपको सिर्फ डिफरेंस अमाउंट लेना है कि कितने से कम या बढ़ रहा है। आगे चलते हैं, 6 पॉइंट पे आते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। अब मान लो यहाँ पे ओवर वैल्यूड बाई 20% होता तो क्या करते, 22,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू में 100, एक्चुअल वैल्यू 100 है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यू आपको दे रखी है उसके हिसाब से आप डिनोमिनेटर में रखोगे, क्लियर। चलो भाई 6 पॉइंट पे आते हैं। 6 पॉइंट वो लिखा था, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 25,000। एक स्टॉक है जिसकी मार्केट वैल्यू मुझे गिवन है कितना, 25,000, ठीक है, और उसकी बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू है 20,000, ठीक है। देखो 20,000 वाली स्टॉक की वैल्यू अब मार्केट में कितनी है, 25,000, 20 वाली चीज 25 की हो गई है, तो 5,000 इंक्रीज है ना, कोई भी कॉमन सेंस लगाओ, 5,000 बढ़ गया ना, तो 5,000 बढ़ गया है तो स्टॉक बढ़ रहा है, क्या लिखोगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, कितने से हो रहा है, 5,000 से, तो 5,000 लिखेंगे, क्लियर। मैं तो ये कहता हूं जो कॉमर्स में नहीं भी है ना वो भी ये सर देखेंगे ना समझ जाएंगे, सब समझ रहे होंगे क्या हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हमारा मशीनरी इज टेकन ओवर बाई एक्स फॉर 80,000। अब जरा ध्यान देने वाली बात है, ये 7th पॉइंट पे बड़ा अच्छा पॉइंट है भाई। मशीनरी इज टेकन ओवर बाई एक्स, एक मशीनरी थी जो कि एक्स ने ले लिया 80,000 में, जिसकी बुक वैल्यू मशीनरी की थी 60,000, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कहानी में, इस कहानी में एक्स है जो कि मशीनरी टुक ओवर कर रहा है, शॉर्टकट लिखता हूं जी मैं, मशीनरी टुक ओवर कर रहा है, कितने में, 80,000 में टुक ओवर कर रहा है वो, जबकि उसकी बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू उसकी 60,000 है। कोई बात नहीं भैया, वो कितने में ले जा रहा है पार्टनर, पार्टनर उस मशीनरी को 80 में ले जा रहा है ना। कोई भी पार्टनर माइंड में फिट कर लेना, गांठ बांध लेना दिमाग के अंदर, ठीक है ना, कोई भी पार्टनर कोई असेट्स ले जाता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को उतने ही अमाउंट से डेबिट किया जाता है, माइंड में फिट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनर असेट्स ले गया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जितने वैल्यू में ले जाता है ना उस वैल्यू से, भाई उसने कहा ना मैं इतना दूंगा इतना दूंगा, तो उस वैल्यू से जितने में वो ले गया उस वैल्यू से डेबिट करोगे ना। आप अपनी मर्जी से थोड़ी सी बोलेगा नहीं 10,000 लिख देता हूँ, नहीं, वो जितने की ले गया, जितने में एग्रीमेंट हुआ कि भाई इतने में मैं ले लेता हूँ, चल वो वैल्यू लेना, ठीक है। लेकिन आपकी मशीनरी कितने की चली गई, आपके फर्म से मशीनरी जा रही है, मशीनरी क्रेडिट हो गया, लेकिन मशीनरी की वैल्यू 60,000 थी, 60 वाली वैल्यू 80,000 में कोई ले जाता है तो फर्म को तो 20,000 का फायदा होगा कि नहीं, फर्म को फायदा होगा तो फायदा कहाँ चला जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कितने का फायदा हुआ फर्म को, 20,000 का फायदा हो गया, क्लियर, पूरा क्लियर हो गया होगा। 8 पॉइंट पे आते हैं, 8 पॉइंट पे आते हैं। 8 पॉइंट थोड़ा बड़ा सा है ना, मैं इसको नीचे नहीं हो पाएगा इसलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूं बच्चों, ठीक है। रब कर देता हूं मैं, एट पॉइंट पे आते हैं। 8 पॉइंट में क्या रखा इन्होंने,
1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन ओवर बाई वाई फॉर 30,000। वो लिखा है एक मशीनरी है और भैया उस मशीनरी का ना 1/3 पार्ट कौन ले जा रहा है? वाई ले जा रहा है। वो भी कितने में ले जा रहा है? 30,000 में। ठीक है, सिर्फ 1/3 पार्ट ले गया है। और बैलेंस के बारे में भी कुछ कहानी बता रखी है उन्होंने। जो बाकी बैलेंस है ना उसकी जो वैल्यू हो गई है वैल्यूड एट, अब उसकी वैल्यू हो गई है 57,600 की। ठीक है, अच्छा बुक वैल्यू कितनी थी मशीनरी की? कितने की मशीनरी थी? बुक वैल्यू थी 72,000 की। तो बात समझने वाली है। ठीक है, जरा ध्यान देना, 72,000 वाली जो मशीनरी है, ठीक है, मैं ऐसा नक्शा तो बना देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। उसका 1/3 पार्ट का मतलब 24,000 हो गया। इसका निकाल लेना, समझदार हो ही तुम लोग। 72,000 का 1/3 24,000 हो गया। तो ये 24,000 वाले को किसने ले लिया? वाई ने ले लिया है। लेकिन कितने में लिया है? 30,000 में लिया है। तो मेरे बच्चों जब मैं इसकी जर्नल एंट्री करूंगा तो क्या लिखूंगा? कोई पार्टनर कोई एसेट्स लेता है तो क्या लिखते हैं? उसको डेबिट कर देंगे। वाइज कैपिटल अकाउंट, थोड़ा इसको ना बड़ा कर देता हूं बच्चों। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, लेकिन कितने में ले गया? जितने में वो ले जाता है उतने से डेबिट करना है आपको। लेकिन मशीनरी कितने वाली गई है? सर मशीनरी तो 24 वाली गई है, 24 लिख देंगे। तो भाई 24 वाली चीज वाई 30 में ले गया तो फर्म को तो फायदा हो गया। फायदा कहाँ चला जाएगा? पहले ही बताया था सर ने कि फायदा होगा ना तो क्रेडिट में जाएगा रिवोल्यूशन के। तो 6,000 का फायदा उसमें चला गया। ठीक है, अब बचे हुए के बारे में सोचते हैं। इन्होंने बोले रखा है बाकी जो बचा हुआ है ना, बचा हुआ कितना बताओ? रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा है? 72,000 में से 24,000 वाला जा चुका है, यानी 48,000 बचा हुआ अभी। लेकिन उस 48,000 की वैल्यू कितनी हो गई है? अब उसकी वैल्यू हो गई है 57,600, है ना? सोच के देखो, 48,000 वाली चीज अब 57,600 की हो गई है। तो 57,600 में से 48,000 आप लेस कर दोगे तो शायद मेरे ख्याल से 9600 आ जाएगा। ठीक ना? तो 9600 का हमारा फर्म को क्या हो गया है? फायदा हो रहा है। 48,000 वाली जो मशीनरी है अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 57,600। तो फर्म को क्या हो गया? फायदा हो गया। तो फर्म को फायदा हो गया तो क्या लिखेंगे बताओ? रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। क्या लिखेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से? 9,600। मेरे बच्चों याद रखना, हो सकता है आपकी बुक में कंबाइन एंट्री हो, रिवैल्यूएशन को उन्होंने क्रेडिट कर रखा हो, टोटल 6,000 ये है, 9,600 ये है, यानी 15,600 से आप क्रेडिट कर सकते हो। समझ में आ रही बात? तो उन्होंने कंबाइन एंट्री की, लेकिन मैंने यहाँ पे खोल के समझा दिया बिल्कुल कि क्या हो रहा है। तो आप इस तरीके से एंट्री कर सकते हो। आगे चलते हैं हम। आगे हमारा 9th पॉइंट है। 9th पॉइंट ले लेते भाई। 9th पॉइंट में क्या रखा है? आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। बोला था एक 5,000 रुपए का अमाउंट जो है, एक 5,000 रुपए का अमाउंट जो था वो इंश्योरेंस प्रीमियम का था, जो कि हमने नेक्स्ट ईयर पे करना था, हमने पहले ही पे कर दिया। एक बात बताओ, जो नेक्स्ट ईयर हमें कोई चीज पे करनी हो, उसकी पेमेंट हमने पहले कर दी हो, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस आपके एसेट्स को क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो इसकी जो जर्नल एंट्री क्या बनेगी हमारी? इसकी जर्नल एंट्री बनेगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि आपका प्रीपेड एसेट से आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही होगी, और एसेट्स इंक्रीज होगी तो आपको क्या हो रहा होगा? फायदा। इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से? 5,000। क्लियर है भाई? अब आते हैं 10th पॉइंट पे। एक्सपेंस ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंटेड ₹5,000 पेड बाई एक्स। एक रीवैल्यूएशन करते समय एक एक्सपेंस पे किया है, किसने? एक्स ने। ठीक है, एक्स ने एक एक्सपेंस पे किया है। फर्म का एक्सपेंस किसने पे कर दिया? पार्टनर ने। अच्छा एक बात बताओ, फर्म का खर्चा आप पे कर दोगे तो बाद में तो आप फर्म से लोगे ना, यानी आपके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, लेकिन फर्म के लिए तो खर्चा है ना, और खर्चा फर्म के लिए क्या होगा? लॉस होगा।
तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी हमारी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके लिए लॉस है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया। और किसने पे किया था, किसने पे किया था भाई, एक्स ने, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, अमाउंट कितना था भाई, 5000। क्लियर भाई, 11th पॉइंट। और ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद मैं आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर इसको खत्म करता हूं। हालांकि इस क्वेश्चन में सिर्फ इन्होंने जनरल एंट्री बोली है, लेकिन मैं आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाकर दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है। क्लियर है बच्चों। तो 11th पॉइंट में क्या रखा है, अ डेटर्स हुज ड्यू ऑफ ₹14,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स लास्ट ईयर। जरा ध्यान देना कि एक डेटर्स था, डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, ठीक है। तो एक डेटर्स था 14,000 का, जिसको कि हमने सोच लिया था पिछले साल कि भैया आप ठेंगा दे गया, वो नहीं देगा पैसा, बैड डेब्ट्स हो गया। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, ठेंगा दिखा दिया भैया नहीं मिलने वाला कुछ भी तेरे को, समझ रहे बात। तो एक डेटर्स था जो कि ठेंगा दिखा दिया था पिछले साल कि नहीं दूंगा मैं, लेकिन क्या हुआ, हमें लगा था कि नहीं देगा आप वो, लेकिन क्या हुआ, उसने 10,000 की पेमेंट कर दी है, ठीक है। जरा ध्यान देना, 10,000 की पेमेंट कर दी है उसने, यानी जो चीज मैंने सोच लिया था ना कि मेरा पैसा डूब गया, वो पैसा मुझे मिल गया। पिछले साल मैंने सोचा था मेरा पैसा डूब गया, लेकिन वो पैसा क्या हो रहा है, इस साल मुझे मिल जा रहा है, यानी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गया। आपको पता है डूबा हुआ पैसा जब मिलता है तो उसको बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट में डालते हैं। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी, मैं इसको 2 एंट्री से करके दिखा रहा हूं। पहली बात तो आपके पास पैसा आया होगा, किस चीज का पैसा आया, टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। समझ में आ रही बात। तो आपके पास 10,000 आया, जितना आया सिर्फ उतना लिखना, जितना आपको मिला ना उतना, ठीक है, 10,000 मिला, लेकिन बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुआ है तो फर्म को तो फायदा हुआ। तो इसकी एक एंट्री और क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। तो इसकी एक एंट्री और बनेगी, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से, 10,000। क्लियर होगी बात बच्चों। तो ये हमारे 11 पॉइंट थे। अब मैं इन्हीं पॉइंट को मैं इसको रब कर रहा हूं, इसकी एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर आप लोग को दिखा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई पार्टनर थे, जेड एंटर हो रहा था, ठीक है। तो तुम्हें पता है मैंने समझाया था कि जेड का इसमें कोई रोल नहीं है, रिवैल्यूएट करने पर जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो पुराने पार्टनर का होगा, यानी एक्स और वाई में बटेगा, वो भी उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है बच्चों। तो जरा ध्यान देना, अब मैं इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं और फिर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं। वैसे तो जनरल एंट्री सिर्फ करना था इसमें, लेकिन मैं सोचता हूं कि पूरा बता दूं, यार अधूरा ज्ञान क्या देना, है ना। तो चलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि बच्चों देखो मैंने बोर्ड रब कर दिया है, इसलिए मैं ऊपर वाले जितने भी पॉइंट है मैं आप लोग अपना नोट्स में से देखते रहना, मैं यहाँ पे समझाता जाता हूँ कि कैसे कैसे अमाउंट आपका ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। डेबिट साइड और ये मेरा क्रेडिट साइड है, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले पॉइंट में आपको ध्यान है कि फर्नीचर डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट था, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा था, तो हम लिख देंगे फर्नीचर हमारा बड़ा था ना, इसलिए हम फर्नीचर अकाउंट लिख देंगे। यहाँ पे कितने से इंक्रीज हुआ था, 10,000 से। आप देख लेना, आपने नोट्स लिखे होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट में क्या हुआ था, फिर फर्नीचर बढ़ा था 20,000 से, तो फर्नीचर अकाउंट सेकंड पॉइंट में बढ़ा था ना। इंक्रीज इन असेट्स कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, तो आपको फर्नीचर अकाउंट लिखना है, कितने से बढ़ा था, 20,000 से। जनरल एंट्री चिल्ला चिल्ला के बता रहा होता है, जो जनरल एंट्री होता है ना वो चीख रहा होता है कि सर मुझे ना यहाँ पे भेजो, मुझे इस अकाउंट में भेजो, उसकी चीख पुकार सुननी होती है हमें कि क्या कह रहा है वो जनरल एंट्री। तो हम कह रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जनरल एंट्री में जहाँ चीख रहा है ना कि क्रेडिट में डालो, वहाँ क्रेडिट में डाल दो, जहाँ डेबिट में था डेबिट में डाल दो। सिंपल सा फंडा है भाई, अकाउंट इज अ सिंपलेस्ट सब्जेक्ट, बहुत सिंपल है, सिंपल सा फंडा समझ गए, काम हो गया खत्म, ठीक है। तो वही फर्नीचर डाल दिया 20,000। थर्ड पॉइंट में हमारा फर्नीचर क्या हो रहा था, इसमें भी थर्ड पॉइंट में ही बढ़ा था फर्नीचर, थर्ड पॉइंट में हमारा बढ़ा था, कितने से बढ़ा था, 10,000 से। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट में हमारा स्टॉक बढ़ा था, स्टॉक अकाउंट लिख देंगे यहाँ पे, कितने से, 2,000 से। फिर फिफ्थ पॉइंट में हमारा असेट्स क्या हुआ था, असेट्स हमारा डिक्रीज हुआ था फिफ्थ पॉइंट में, तो फिफ्थ पॉइंट में असेट डिक्रीज हुआ था तो आपको नुकसान हो गया, तो स्टॉक यहां लिख देंगे अब,
कितने से? 2000 से था। उसके बाद 6 पॉइंट में हमारा क्या हुआ था? 6 पॉइंट में स्टॉक की वैल्यू बढ़ी थी 5000 से। आप देखते रहना, लिखा हुआ था वहां पे, ठीक है ना। तो स्टॉक अकाउंट कितने से बढ़ा था हमारा? 5000 से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था भाई? उसके बाद 7th पॉइंट में हमारा हुआ था क्या कि 7th पॉइंट में ये हुआ था हमारा कि एक्स ने एक मशीनरी ले ली थी 80,000 में, मशीनरी की वैल्यू 60,000 थी, तो फर्म को 20,000 का फायदा हुआ था। तो फायदा हुआ था, हम यहां लिख देंगे मशीनरी अकाउंट। कितने से फायदा हुआ था फर्म को? यहाँ पे फायदे नुकसान के बारे में सोचना है, जिस अमाउंट से फायदा नुकसान हुआ है 20,000 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद 8 पॉइंट में हमारा जब पॉइंट आया था तो उसमें क्या हुआ था? वाई ने ले लिया था 1/3 पार्ट 30,000 में, जहां से 6,000 का फायदा हुआ था फर्म को, ठीक है। और बचे हुए की वैल्यू हमारी 9600 से और फायदा हुआ था। यानी यहाँ पे जो मशीनरी से फायदा हुआ था फर्म को टोटल, वो 6,000 एक्स की वजह से हुआ था और वैल्यू बढ़ने से 9,600 के हैं, यानी 15,600। समझ में आ रही है बात? ये मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिया है, ताकि आप जब जनरल एंट्री देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये क्यों हुआ यहाँ पे। 9th पॉइंट में आते हैं। 9th पॉइंट में हमारा एक प्रीपेड एक्सपेंस था, प्रीपेड इंश्योरेंस से आपको फायदा हुआ था, प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ लिख देंगे हम। प्रीपेड इंश्योरेंस था 5,000 का, 5,000 लिख देंगे, क्लियर है। फिर एक एक्सपेंस हुआ था जो कि एक्स ने पे किया था। एक्सपेंस है हमारा नुकसान होगा, लेकिन एक्स ने किया था इसलिए एक्स के नाम से दिखा देंगे यहाँ पे। ये एक्सपेंस वाला पॉइंट था जो कि एक्स ने पे किया था फर्म का, तो 5,000 हो गया, ठीक है भाई। फिर एक डेटर्स था जो कि हमें 10,000 रुपये दे गया था, हमें लगा था कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 10,000 मिल गया था, तो फायदा हो गया था हमें। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुआ था मेरा, जिससे कि फायदा हुआ था। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुआ था जिससे कि मुझे 10,000 का फायदा हो गया था, ठीक है भाई। अब हम इसको सम करते हैं और देखते हैं। देखो यहीं का टोटल ज़्यादा है, इधर कम है, इसका मतलब आपको हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट, यानी एक्स और वाई को प्रॉफिट हो रहा है रीवैल्यूएशन करने पर। तो यहाँ पे हम सम करते हैं, ठीक है। तो इनको सम करेंगे और 10 ये हो गया 40, 45, 47, 67 हो गया यहाँ पे, और ये हो जाएगा मेरा 15, 30,600। तो ये हो जाएगा 97,600। आप लोग भी कैलकुलेट करके देखना भाई, ठीक है। एक बार और देख लेता हूँ मैं। 20, 40, 45, 47, 67, ये हो गया 3600, ठीक है बच्चों, ठीक है। 97,600। 97,600 में से हम यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7,000 को, तो मेरे बच्चों 90,600 का प्रॉफिट आ जाएगा। 90,600 का प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल लिख रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको याद ही है ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे मेरी कहानी में क्या था? मेरी कहानी में एक्स और वाई 2 पार्टनर थे और जेड एंटर कर रहा था, और इनके बीच में क्या रेशियो था? इनके बीच में रेशियो था 2:3। तो 2:3 में इस प्रॉफिट को बांट देंगे, यानी एक्सेस कैपिटल अकाउंट और वाइस कैपिटल अकाउंट। मेरे बच्चों को आता है डिस्ट्रीब्यूट करना। कितना बच गया? 90,600 है, तो एक्स का कितना बनेगा? 90,600 में टोटल 5 में से देखो 2:3 में बांटना ना, तो टोटल 5 में से 2 हिस्सा तो एक्स का, और वाई का कितना हो जाएगा? 90,600 का 3/5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। यह आ जाएगा मेरा 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 हो गया मेरा 120, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 36 to 40 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब देखता हूँ मैं, तो इसका भी कैंसिल आउट करके वही आएगा 18 120, ये हो जाएगा 54 360, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रॉफिट बट गया। तो मैं प्रॉफिट यहाँ पे लिख दूंगा, यानी एक्स का कितना बन रहा है? 36,240 और इसका 54,360। तो बच्चों ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का टॉपिक था। आई होप कि आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट तरीके से, आप लोगों को सिंपल तरीके से समझा पाऊँ। मैं हमेशा अपनी तरफ से 100% बेस्ट करने की कोशिश करूँगा।
और आप लोग यदि मुझे सपोर्ट करते हो तो आगे हम और करते रहेंगे, अच्छा करेंगे। आप कमेंट में ये भी लिख दिया करो कि और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मेरी तरफ से आप लोगों को और क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो अच्छा लगता है जब बच्चों के कमेंट आते हैं, मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, कहते हैं सर बहुत अच्छा है, आप और आगे करें, तो अच्छा लगता है बच्चों, ठीक है। और याद रखना, और एक बार मैं थैंक्स भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर है वो धीरे धीरे हमारे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। यूट्यूब ने भी हमें आगे प्रमोट कर दिया है। आप यदि किसी भी टॉपिक का नाम डालकर सुनील सर डालते हैं तो वीडियोज़ ऊपर आ जाएगा। यदि साइंस से हैं तो राम सर डालेंगे तो राम सर का वीडियो ऊपर आ जाएगा। इसी तरह दिवाकर सर है, ठीक है, और भी जो भी हमारे स्टाफ है पूजा एकेडमी का, उनका वीडियो उनके नाम के साथ आ रहा है। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलेंगे।